आज का अपना टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें, देखो, संविधान की। तो हमें पता है कि संविधान में कुल भाग कितने हैं, 22 भाग। उनमें से भाग 5, तो संविधान का कौन सा भाग 5। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147। तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका उल्लेख मिलता है हमें, सर्वोच्च न्यायालय का। और कौन से भाग में, भाग 5 में। तो सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम केंद्र में जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, उसे हम पढ़ रहे हैं। अब इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बिंदु की बात करते हैं, सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या की बात करें तो अपना संविधान लागू हुआ, संविधान बना, उसकी बात करें तो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी और उनकी संख्या कितनी थी, 8। एक तो मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो मूल संविधान में 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। फिर समय के अनुसार इसमें क्या होता रहा, परिवर्तन होता रहा। ये परिवर्तन करता कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, अधिकार, इनकी सदस्य संख्या, इन सब में परिवर्तन करने का अधिकार किसे दे रखा है, संसद को दे रखा है। फिर आगे चल करके 1956 में सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 से बढ़कर के कितनी हो गई, 11 हो गई। 56 के बाद में 1960 में ये संख्या 11 के स्थान पर कितनी हो गई, 14 हो गई। 60 के बाद में 1978 में 14 के स्थान पर संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। 1986 में यह संख्या बढ़ करके कितनी हो गई, 26 हो गई। फिर बात करते हैं 2008 की, और 2008 में कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। अभी वर्तमान में क्या हुआ, 10% सीटें और बढ़ा दी गई हैं, किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में। तो 10% सीटें बढ़ने के कारण इनकी कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 34 हो गई। तो 34 में से कौन होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश, प्लस बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, अन्य न्यायाधीश। तो ये वर्तमान की क्या हो गई, व्यवस्था हो गई। अगले बिंदु को हम देखते हैं कि सदस्य संख्या के बाद में 2 नंबर की बात करें तो इनकी नियुक्ति। कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को कैसे चुना जाता है। तो इनकी नियुक्ति की बात करें, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, एक तो किसकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश के लिए व्यवस्था क्या बना रखी है, मुख्य न्यायाधीश के लिए व्यवस्था बना रखी है वरिष्ठता। क्रम कि सुप्रीम कोर्ट में जिस न्यायाधीश का सेवा काल सबसे ज़्यादा होगा, ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठ मान करके भारत का क्या बनाया जाएगा,
मुख्य न्यायाधीश। तो ये वरिष्ठता वाला क्रम था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से किसे चुना जाता था? मुख्य न्यायाधीश को। अब इसमें 2 बार ऐसा नहीं हुआ। तो कब ऐसा नहीं हुआ? एक तो 1973 में। 1973 में पहली बार क्या हुआ? जो कनिष्ठ न्यायाधीश था जिसका नाम A.N. रे या अजीत नाथ रे, तो अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि इससे ऊपर जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। दूसरी बार इसका उल्लंघन कब किया गया? 1975 में। और 1975 में वरिष्ठता क्रम को तोड़ते हुए कनिष्ठ व्यक्ति M.H. बेग को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश। तो 2 बार इस क्रम को तोड़ा गया है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, ठीक है। नियुक्तिकर्ता कौन है? तो नियुक्ति की जाती है किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। तो राष्ट्रपति वरिष्ठता क्रम के आधार पर क्या चुनता है? मुख्य न्यायाधीश। अब अन्य न्यायाधीशों की बात कर लें। अन्य न्यायाधीश में जो चुनने वाला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कोलेजियम व्यवस्था। तो कोलेजियम व्यवस्था है, कोलेजियम प्रणाली, सिस्टम। अब कोलेजियम व्यवस्था में क्या होता है? एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये देते हैं सलाह। ये अपनी सलाह किसको देते हैं? सलाह दी जाती है राष्ट्रपति महोदय को। और इनकी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति किसे चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। तो हम देखते हैं कि कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन से न्यायाधीश चुने जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनता कौन है? राष्ट्रपति। पद्धति कौन सी है? कोलेजियम व्यवस्था। कोलेजियम व्यवस्था में क्या राष्ट्रपति सलाह के आधार पर चुनते हैं? बिल्कुल सलाह के आधार पर चुनते हैं। वो कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट का तो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश ये अपनी सलाह देंगे राष्ट्रपति को, और इनकी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनेगा। तो ये कोलेजियम व्यवस्था भारत में कब स्थापित हुई थी? तो 1993। तो 1993 में यह व्यवस्था भारत में क्या हुई? स्थापित हुई। अब बात करते हैं इस व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था स्थापित करने का केंद्र सरकार ने प्रयास किया, और वो व्यवस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये आयोग किसके स्थान पर लाने का प्रयास किया गया? कोलेजियम व्यवस्था। ठीक है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनने की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए क्या प्रयास किया गया? तो संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा? 99वां। तो 99वां संविधान
संशोधन। तो 99वां संविधान संशोधन किया गया। ये विधेयक कब आया था? 2014 में आया था। ठीक है। अब ये विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में। और लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 अगस्त 2014 को। लोकसभा ने जैसे इस विधेयक को पास किया, अगले ही दिन ये कहाँ पर पहुंच गया? राज्यसभा। और राज्यसभा ने भी कब? 14 अगस्त 2014 को इस विधेयक को क्या कर दिया? इस विधेयक को स्वीकृत कर दिया। जब राज्यसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया तो ये विधेयक पहुंचा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए कब? 31 दिसंबर 2014 को। और 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में इस विधेयक को कानून में परिवर्तन हो गया, विधेयक कानून बन गया और ये लागू हो गया 13 अप्रैल 2015 को। क्या हुआ? लागू। और लागू क्या हो गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको शॉर्ट में NJAC भी कहा जाता है। अब इस व्यवस्था के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को चुना जाएगा। जब ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को देखा, क्या संविधान के अनुसार ये संशोधन हुआ है या नहीं हुआ। और आगे जा कर के सुप्रीम कोर्ट को लगा कि संविधान के अनुसार क्या नहीं हुआ? संशोधन नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा होगा तो न्यायपालिका की शक्ति कम हो जाएगी और कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाएगी। इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को ही इस 99वें संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास किया गया था केंद्र सरकार के माध्यम से। अब इसमें कितने सदस्य केंद्र सरकार ने स्थापित करने का प्रयास किया? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसमें कुल 6 सदस्यों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था, जिसमें एक तो होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। चौथा इसमें जो व्यक्ति होगा वो होगा न्याय मंत्री, केंद्रीय न्याय मंत्री या कानून मंत्री। ठीक है। 5वां और 6वां जो व्यक्ति था उसकी हम बात कर लेते हैं। ये प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे। ठीक है, या विद्वान व्यक्ति। इन दोनों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की गई थी कि एक समिति इनकी नियुक्ति करेगी। ऐसे 2 व्यक्तियों की नियुक्ति समिति के माध्यम से की जाएगी। उस समिति में सदस्य कितने होंगे? 3 सदस्य। कौन कौन होगा? एक तो भारत का CJI, भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक भारत का प्रधानमंत्री और तीसरा
विपक्ष का नेता या सबसे बड़ी पार्टी का नेता। तो हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 6 सदस्यीय था, जिसमें एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, एक केंद्रीय कानून मंत्री या न्याय मंत्री, 5 और 6वां जो व्यक्ति था वो या तो प्रबुद्ध व्यक्ति होगा या विद्वान व्यक्ति। कैसे व्यक्ति? जिन्हें कानूनी नॉलेज हो, कानून की जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति 2 चुने जाएंगे। इनका चुनाव किसके माध्यम से किया जाएगा? समिति के माध्यम से किया जाएगा। उस समिति में सदस्य कितने होंगे? तो समिति में 3 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 3। एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक भारत का प्रधानमंत्री, एक विपक्षी दल का नेता या फिर सबसे बड़ी पार्टी का नेता। कहाँ पर? लोकसभा में। तो इनकी सलाह के आधार पर ऐसे 2 व्यक्तियों का क्या होगा? चुनाव होगा। अब ये सभी व्यक्ति मिलकर के किसे चुनेंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनने में राष्ट्रपति को क्या देंगे? सलाह देंगे। लेकिन 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ऐसी स्थिति होने पर पूर्व में प्रचलित जो व्यवस्था थी, जिसे हमने पढ़ा था कॉलेजियम व्यवस्था, वही वर्तमान में क्या है? लागू है। तो नियुक्ति के बाद में तीसरे बिंदु को हम पढ़ेंगे, योग्यताएं। कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे उनके लिए क्या निर्धारित योग्यताएं हैं। मूल रूप से इनमें 2 योग्यताएं बता रखी हैं। एक, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता बता रखी है, वह किसी उच्च न्यायालय में वह किसी हाई कोर्ट या बोलते हैं उच्च न्यायालय, कि वह किसी उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक तो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कितने वर्ष? लगातार, तो कंटिन्यू होना चाहिए वो न्यायाधीश के रूप में। तो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष। कितने साल? 5 वर्ष। कौन से पद पर काम कर चुका हो? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। तो 2 व्यवस्थाएं थी। अगर मान लो दूसरी वाली व्यवस्था नहीं है तो फिर अन्य व्यवस्था की बात करते हैं कि किसी उच्च न्यायालय में या न्यायालयों में लगातार तो किसी उच्च न्यायालय में या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष
अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील। तो किसी उच्च न्यायालय में या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, तो या तो जज हो 5 वर्ष लगातार उच्च न्यायालय में, या फिर 10 वर्ष लगातार क्या रह चुका हो, वकील, अधिवक्ता या एडवोकेट रह चुका हो। अगर ये वाली शर्त भी उस व्यक्ति के पास नहीं है तो और भी शर्त बता रखी है। कौन सी? वह राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता का मतलब कानून का जानकार, कि वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इस प्रकार से इनमें पहली योग्यता तो हो जाएगी वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद में दूसरी योग्यता इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, या फिर वो 10 वर्ष हाई कोर्ट में लगातार वकील रह चुका हो, या 5 वर्ष हाई कोर्ट में लगातार क्या रह चुका हो, जज रह चुका हो। तो ऐसी कोई 2 योग्यताएं अगर व्यक्ति के पास हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट में क्या बनाया जा सकता है, न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब योग्यता के बाद में अगले हम बिंदु की बात कर लें तो 4 नंबर की बात करते हैं, शपथ। कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, तो मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अब शपथ के बाद में आगे हम बात कर लेते हैं वेतन। कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना हो गया है? 2,80,000। तो 2,80,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है किसे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। आगे हम बात करते हैं अन्य न्यायाधीश होंगे, और अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन प्राप्त होगा। तो इन्हें भी बड़ा अच्छा वेतन दिया जाता है, 2 लाख। अब देखो यहाँ पर 80 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। तो मात्र कितने? 30,000 का अंतर है दोनों में। और ये भी कैसा है? मासिक। ठीक है, तो वेतन की बात करें, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये महीने के मिलते हैं, और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये महीने के मिलते हैं। अब वेतन के बाद में आगे हम बात कर लेते हैं कार्यकाल। कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो संविधान में न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं है न्यायपालिका के अंतर्गत, कि कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, इसका कोई जिक्र संविधान में नहीं है। फिर इसका निर्धारण किसके आधार पर कर रखा है? अधिकतम आयु। कि अधिकतम आयु, और अधिकतम आयु का निर्धारण कितना कर रखा है? 65 वर्ष। कि 65 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अपने पद पर क्या करेगा? कार्य करेगा। तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो अधिकतम 65 वर्ष की आयु
तो 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अपने पद पर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अब कार्यकाल के बाद में आगे हम बात कर लेते हैं पदच्युति। और पदच्युति से अभिप्राय है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को समय पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल ही इन्हें समय पूर्व पद से हटाया जा सकता है। उसमें कौन सा कारण होगा जिस कारण इन न्यायाधीशों को समय पूर्व पद से हटाया जाता है? तो कदाचार एवं असमर्थता। कदाचार कि अगर न्यायाधीश का आचरण बेकार हो गया है, असमर्थ हो गया शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो समय पूर्व अपने पद को छोड़ सकते हैं। अब संसद आरोप लगाती है इन्हें, अगर संसद इन्हें समय पूर्व पद से हटाना चाहती है तो इनके ऊपर एक आरोप लगाया जाएगा कदाचार एवं असमर्थता या अक्षमता का। अब इसमें होगा क्या? मान लो ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। अगर लोकसभा के सदस्य किसी न्यायाधीश को समय पूर्व पद से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम लोकसभा के कितने सदस्य तैयार होने चाहिए? 100 सदस्य तैयार होने चाहिए। अगर सर्वप्रथम राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव लाती है तो राज्यसभा के कितने सदस्य तैयार होने चाहिए? 50 सदस्य तैयार होने चाहिए। तो 100 सदस्य अगर लोकसभा के तैयार होंगे तभी ऐसा प्रस्ताव सदन में आएगा। अगर इस प्रस्ताव को राज्यसभा में हमें पास करना है तो कितने सदस्य तैयार होने चाहिए? 50 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए। अगर एक सदन, मान लो कि लोकसभा ऐसा प्रस्ताव लाती है और उसके 100 सदस्य ऐसा प्रस्ताव ले आते हैं तो फिर इसे हटाने की प्रक्रिया सदन में शुरू हो जाती है। उन्हें 14 दिन पूर्व जानकारी दे दी जाती है और उसके बाद में जिस सदन में ऐसा प्रस्ताव आया उसी सदन में कौन सा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत में सदन का बहुमत, विशेष बहुमत में किसका बहुमत? सदन का बहुमत। ठीक है। और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, अगर ऐसे बहुमत से एक सदन उसे पास कर देता है तो दूसरा सदन उन न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की क्या करता है? जांच करता है। आरोप सिद्ध होने पर दूसरा सदन भी अपने सदन के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ऐसे प्रस्ताव को क्या कर देता है? पास कर देता है, तो फिर राष्ट्रपति के माध्यम से उस न्यायाधीश को समय पूर्व पद से हटाया जा सकता है। अब ऐसा हटाने वाला जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम किसके विरुद्ध आया? तो सर्वप्रथम आया था 1991 से 1993 के मध्य में। व्यक्ति का नाम आता है वी रामास्वामी।
और दोनों सदनों के माध्यम से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। फिर 2009 में ऐसा प्रस्ताव आया, किसके विरुद्ध? सौमित्र सेन। ठीक है। उसके बाद में 2011 में ऐसा प्रस्ताव और आया, और वो किसके विरुद्ध आया? वो आता है अपने दिनाकरण। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो कार्रवाई हो रही थी, उसी समय इन दोनों ने क्या दे दिए? अपने त्यागपत्र दे दिए। किसे? राष्ट्रपति को। और यहाँ पर ये पास ही नहीं हो पाया। अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य जानकारी, जैसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, तो हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबड़े। तो इस प्रकार से आज हमने सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों को चुना जाता है, किस प्रकार वो अपना त्यागपत्र देते हैं, कैसे उन्हें हटाया जाता है। ये सभी बातें आज हमने पढ़ी हैं।